दोस्तों नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच एक ऐसी खबर ने हम सबका ध्यान आकृष्ट किया कि जैसे लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए तमाम शह और मात का गेम जारी है। दोस्तों अभी 30 तारीख को तेलंगाना में चुनाव होना है और 3 तारीख को 5 राज्यों के नतीजे आएंगे और उन नतीजों के बाद जाहिर तौर पर लोकसभा के लिए कमर कस ली जाएगी तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा। इंडिया अलायंस पहले से तैयार हो चुका है और उसमें 2 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दल हैं। उसका मुकाबला करने के लिए नरेंद्र मोदी ने एनडीए को भी दुरुस्त किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में अब इतना मजबूत दिख रहा है कि उसका मुकाबला करने में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के छक्के छूट रहे हैं। ऐसे में कोई इस तरह की खबर लेकर के आना कि जैसे इंडिया अलायंस में दरार पड़ रही है और ये खबर इन्हीं चुनावों के बीच में बड़ी होती है। आपको याद होगा कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे थे वहां पर टिकटों का बंटवारा हो रहा था, उस समय अखिलेश यादव की नाराजगी सामने आई थी। दरअसल मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और चंबल के इलाके में समाजवादी पार्टी का थोड़ा सा आधार है और जाहिर तौर पर वहां अखिलेश यादव अपने लिए कुछ सीटों की मांग कर रहे थे। बातचीत भी हुई लेकिन वो बात बनी नहीं। उसके बाद बदजुबानी शुरू हुई। इधर से उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय ने भी कुछ बोला, फिर अखिलेश यादव ने भी हमला किया और ये बदजुबानी काफी आगे निकल गई। वो बदमजगी में तब्दील हो गई और ऐसे लगा कि जैसे इंडिया अलायंस में बड़ी दरार आ गई है। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें दुरुस्त होने लगी। इसी बीच में डिंपल यादव का भी बयान आया कि इंडिया अलायंस में सब कुछ दुरुस्त है। फिर अखिलेश यादव भी नरम पड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन कल 26 तारीख को तमिलनाडु में के स्टालिन के आमंत्रण पर वो चेन्नई पहुंचे। अवसर था पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की आदमकद प्रतिमा के अनावरण का। दोस्तों बीपी सिंह को पिछड़ों के मसीहा के तौर पर देखा जाता है। उन्हें मंडल मसीहा भी कहा जाता है और मंडल मसीहा का मतलब कि बीपी मंडल ने जिस पिछड़ों के आरक्षण की संस्तुति की थी मंडल कमीशन के जरिए, वो संस्तुतियां 10 साल से धूल फांक रही थीं। लेकिन बीपी सिंह ने आकर के प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण बहाल कर दिया। जाहिर तौर पर बीपी सिंह की छवि पिछड़ों में एक मसीहा की बनती है। 26 नवंबर 2008 को उनकी डेथ हुई और उसी दिन मुंबई में अटैक हुआ था। लिहाजा उनकी मौत को बड़ी यानी राष्ट्रीय खबर बनने से वो चूक गए। लेकिन बीपी सिंह का नाम लेवा कोई रहा हो न रहा हो, अब जो पिछड़ा समाज है वो बीपी सिंह को बड़े श्रद्धा के साथ याद करता है। निश्चित तौर पर बीपी सिंह अपने ही समाज में या राजपूत समाज में खलनायक के तौर पर जाने गए और इसलिए जाने गए क्योंकि उन्होंने पिछड़ों के लिए आरक्षण बहाल किया था। एक नारा भी दिया गया था उस पूरे हिंदुत्ववादी राजनीति और समझ रखने वाले लोगों के द्वारा, आरक्षण विरोधियों के द्वारा, और उन्होंने बीपी सिंह के लिए कहा था कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। जबकि दूसरी तरफ जो उनके समर्थक थे जिनके लिए उन्होंने आरक्षण बहाल किया था, उन पिछड़ों ने बीपी सिंह के लिए नारा लगाया था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। लेकिन वो तकदीर
2008 से लेकर के अब तक लगभग खामोश थे। वो थोड़े बहुत आयोजन हो जाएं, लेकिन बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के अलावा जहां वो पैदा हुए थे, वहां के अलावा कोई एक भी प्रतिमा उनके पूरे देश में नहीं थी। ये दूसरी प्रतिमा है जो उत्तर भारत से बाहर तमिलनाडु में लगती है। एम.के. स्टालिन वो वीपी सिंह की प्रतिमा स्थापित करते हैं और उसमें दावत देते हैं अखिलेश यादव को, एकमात्र नेता को वो बुलाते हैं। ये पहली बात तो कि स्टालिन यानी दक्षिण भारत वीपी सिंह को, वीपी सिंह की राजनीति को, वीपी सिंह के सोच को सलाम करता है, उसको एंडोर्स करता है, ये इसका प्रतीक है। लेकिन यहीं से कुछ सवाल उठने शुरू हुए और खास करके जो गोदी मीडिया है उसने अपने पोर्टल्स पर, अपने चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज की तरह लगाया कि ये तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट है, तीसरे मोर्चे की तैयारी चल रही है। क्या स्टालिन, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी, ये लोग क्या तीसरा मोर्चा बनाएंगे? ये जो सुगबुगाहटें आ रही हैं, और अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो क्या ऐसा होने जा रहा है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन पहली बात यहां से निकल रही है कि केवल अखिलेश यादव को क्यों बुलाया, और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस में दरार है और तीसरा मोर्चा बनने की सुगबुगाहट है, उसकी शुरुआत है, मुझे लगता है कि ऐसा कतई नहीं है। बल्कि एम.के. स्टालिन के साथ जो तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, और इस समय कांग्रेस पार्टी के लोग तो चुनाव में व्यस्त हैं, तेलंगाना में व्यस्त हैं, वहां पर अखिलेश यादव को बुलाना कोई इंडिया अलायंस में दरार नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि उसका विस्तार है, उसकी व्यापकता है। इस घटना का, इस अखिलेश यादव के आमंत्रण का ऐसे भी विश्लेषण हो सकता है कि अखिलेश यादव की नाराजगी को दूर करने के लिए, और जो उन्हें थोड़ा सा कमजोरी फील हो रही है कि हमको दरकिनार किया जा रहा है, उस फीलिंग को, उस समझ को दूर करने के लिए एम.के. स्टालिन ने बुलाया हो और अखिलेश यादव को विशेष तवज्जो दी हो। तो मैं समझता हूं कि ये इंडिया अलायंस को व्यापक बनाने, और जो लकीर नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने शुरू की थी, जिसे राहुल गांधी ने बड़ा किया, ओबीसी पॉलिटिक्स की, जाति जनगणना के सवाल की, उस लकीर को गाढ़ा किया है एम.के. स्टालिन ने अखिलेश यादव को बुला करके। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म की कोई दरार इंडिया अलायंस में पड़ने जा रही है। और दूसरा, अखिलेश यादव की जो नाराजगी है, संभवतः एम.के. स्टालिन उस पर बात कर रहे हों उनको बुला करके, लेकिन इसका एक और बड़ा मैसेज है। अगर अखिलेश यादव चेन्नई नहीं गए होते तो जाहिर तौर पर यह घटना इतनी बड़ी नहीं होती, या उसको इतना प्रचार नहीं मिलता। तो एम.के. स्टालिन ने एक तीर से दो निशाने किए हैं, दो मैसेज दिए हैं कि एक तो अखिलेश यादव को बुला करके उनकी नाराजगी को दूर करना, उनको साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल करना, और दूसरा उत्तर भारत के हिंदी पट्टी को मैसेज देना। और यहां पर ये बड़ी घटना और यही सुगबुगाहट जो शुरू हो रही है, वो दरअसल ये प्रचार एम.के. स्टालिन को नहीं मिलता अगर उन्होंने अखिलेश यादव को नहीं बुलाया होता। लेकिन मैं समझता हूं कि ये तार उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भी जुड़ रहा है कि जो ओबीसी की पॉलिटिक्स है वो अब और ज्यादा मजबूत और ज्यादा गाढ़ी हो रही है। ये खुले तौर पर उसकी मैसेजिंग है। और तीसरा कि जो वीपी सिंह को तवज्जो दी है एम.के. स्टालिन ने, वो पेरियार की धरती है। पेरियार ने हालांकि जो वहां पर मूवमेंट किया था, जो स्वाभिमान का आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन में सवर्ण सामंती जो तत्व थे, जो मानसिकता थी, उससे खिलाफ वो आंदोलन चलाया था। जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ
जो ब्राह्मणिकल सोच है उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था। पेरियार को लेकर के उत्तर भारत में इस समय बड़ी जागरूकता आई है और लगातार कई जगह आयोजन हो रहे हैं। तो ऐसे में बीपी सिंह जैसे सवर्ण राजपूत राजनेता को उनकी आदमकद प्रतिमा बना करके सम्मान देना, यह भी एक मैसेजिंग है कि वो सवर्ण जो इस देश में सामाजिक न्याय को पसंद करते हैं, जो संविधान की भावनाओं को मानते हैं, उस विचार को लागू करते हैं, उनका उतना ही सम्मान है। ये कोई द्वंद्व नहीं है। जो द्वंद्व है वो हिंदुत्व से है, वो उस राजनीति से है जो बाकी और जो दमित वंचित तबके हैं उनको जमींदोज करके रखना चाहते हैं। तो उस सोच को भी सैल्यूट किया है, भले ही वो व्यक्ति किसी भी समाज से निकल करके आता हो, सवर्ण ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो संविधान की भावनाओं का सम्मान कर रहा है और दलित वंचित पिछड़े तबके के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रावधान कर रहा है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। ये मैसेजिंग तमिलनाडु से निकल करके आई है और जो कनेक्ट करती है उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति को। और अखिलेश यादव को बुलाकर के एम.के. स्टालिन इस इंडिया अलायंस में जो भी नाराजगी है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए कोई दरार नहीं है और ना ही तीसरे मोर्चे की सुबुगाहट है। ये गोदी मीडिया का अपना प्रपंच है और अपनी समझ है कि ताकि किसी भी तरीके से भ्रम पैदा किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह से जो लीडरशिप है, बहुत अनुभवी लीडरशिप है, वो किसी भी संदेह और किसी भी भ्रम में आएंगे। और मुकाबला जो होगा 24 में वो इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच होगा। धन्यवाद।